आपको रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर? यस मैम। सो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ने के पहले देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें जो डेटा था वो हम लोग का था यूनिवेरिएट डेटा। ठीक है, यूनिवेरिएट का मतलब है एक ही तरह का डेटा था। अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर से ये हम लोग का हो जाएगा बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा, यूनिवेरिएट का मतलब वन वेरिएबल रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस को हम लोग बोलते हैं यूनिवेरिएट डेटा। और जब हम लोग का आ, दो वेरिएबल हो जाता है, बाई मतलब टू, टू वेरिएबल से अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, टू वेरिएबल एट सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम में दो वेरिएबल होना चाहिए, मतलब पेयर्स में। ठीक है, पेयर्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाईवेरिएट डेटा का डिस्कशन। और वन वेरिएबल एट ए टाइम, तो अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोगों ने हमेशा वन वेरिएबल एट ए टाइम ही किया। जैसे कि हम अगर दिखाए तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये जो भी टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन। ठीक है, तो हम उसमें दिखाते हैं। हाँ ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन पढ़ा ये देखो, एक ही वेरिएबल रहता है, एक्स, या तो एक से डिनोट होता है या तो वाई से, नॉर्मली एक से रहता है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन में तो हम लोगों ने वाई का भी यूज किया था। बिल्कुल किया था, लेकिन इसका मतलब ये देखो वाई का कैसे यूज किया था, देखो हम दिखाते हैं। वाई का यूज जो है तुम लोगों ने, ये देखो ये एक्स है, ऐसा सेम वाई, लेकिन एक्स वाई एक साथ नहीं है, मतलब एक ही फॉर्मूले में एक्स भी है साथ साथ वाई भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि हमें एक ही क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालने बोला, तो हमारे पास एक्स रिलेटेड डेटा भी है, वाई रिलेटेड डेटा भी है, लेकिन एक्स का अलग निकलेगा, वाई का अलग। मतलब ऐसा कोई भी हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं सीखा जहां पर एक्स और वाई एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग एक्स और वाई को एक साथ लेके कैलकुलेशन करने वाले हैं तो उसको बोला जाता है हम लोग का बाईवेरिएट डिस्कशन। तो अभी हम लोग जो है बाईवेरिएट डिस्कशन करेंगे, यानी कोर रिलेशन। क्योंकि देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है, मिनिमम देखो रिलेशन, जैसे मान लो तुम लोग चार पांच फ्रेंड हो या जो भी हो, स्कूल स्कूल में कॉलेज में जो जैसे पढ़ते हो। ठीक है, तो फिर तो फ्रेंड लोगों के अंदर एक रिलेशन होता है ना, तो कम से कम दो फ्रेंड होंगे, दो इंसान होंगे तब ना कोई रिलेशन होगा। इसीलिए दो वेरिएबल्स होता है तो ही रिलेशन बनता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कोर रिलेशन, क्योंकि रिलेशन निकालते हैं और इसीलिए हमें दो वेरिएबल्स का जरूरत होता है। अच्छा मेरा पॉइंट कहाँ चला, एक सेकंड, मैंने जो पीडीएफ जनरेट किया वो कहाँ रख दिया है? यहाँ पर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में हमें क्या करना है, एक साथ दो वेरिएबल्स लेके हमें काम करना है। ठीक है, अच्छा अब रिलेशन हम लोग कैसा पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि तुम लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हो या पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसे देखते हैं ना, प्राइस अगर मेरा कम हो रहा है तो मेरा सप्लाई क्या होता है, बोलो रिलेशन क्या होता है प्राइस और सप्लाई में, इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हो तुम लोग बोलो। प्राइस अगर कम होता है तो सप्लाई क्या हो जाता है मार्केट में प्रोडक्ट का, जी जो लोग पढ़ते हो। ठीक है, कोई कोई स्कूल में पढ़ते हो तो ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा है तो छोड़ो, लेकिन बोलो प्राइस अगर कम होगा तो सप्लाई क्या होगा मार्केट में, डिक्रीजेस। प्राइस कम होने से सप्लाई कम होगा। ठीक है, और प्राइस बढ़ने से सप्लाई जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया प्राइस और सप्लाई के बीच में। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज महंगा होता है तो उसका सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लोग कम खरीदते हैं ना। तो देखो अगर प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। अगर ऐसा बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग का जो है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम या सिमिलर
डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो रिलेशन कैसा है, सेम है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। मतलब दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों बढ़ना या दोनों कम होना, तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशन। और प्राइस के साथ डिमांड का क्या रिलेशन है, अगर प्राइस मेरा बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होता है? इनवर्स रिलेशन है। हाँ, तो डिमांड हम लोग का कम हो जाता है, प्राइस अगर हम लोग का कम हो रहा है तो डिमांड हम लोग का क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कोई भी चीज का अगर तुम लोग देखोगे प्राइस बढ़ जाता है तो लोग वो चीज खरीदना कम कर देते, ठीक है भाई इतना महंगा नहीं खरीदेंगे, जब पैसे जब प्राइस कम हो जाएगा तब खरीदेंगे, तो डिमांड कम हो जाता है। तो ये हो जाता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है, ये हो जाता है इनवर्स रिलेशन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट, और इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। मतलब बेसिकली जब दो दो चीजों के अंदर रिलेशन सेम तरीके से काम करता है, ठीक है, दोनों बढ़ रहा है या दोनों कम हो रहा है, तो बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशन। या दोनों कम हो रहा है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, मतलब ऑपोजिटली काम कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को अगर हम लोग एक डेटा से बताए तो भी चलेगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक्स मैंने लिख दिया डिमांड, ठीक है, वाई मैंने लिख दिया प्राइस, और यहाँ पर जेड मैंने लिख दिया सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से भी समझा सकते हैं। जैसे मान लो मेरा डिमांड है 10, 8, 4, 6 और 7, और प्राइस लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 2, 1 कर देती हूँ। और यहाँ पर 9, 10, 12, 10 और 8, ठीक है। तो देखो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगा, तो देखो डिमांड जब 10 है, ठीक है, या फिर डिमांड बढ़ने से प्राइस कम होगा, ये देखो प्राइस तब 1 है, जैसे ही डिमांड और कम हुआ, प्राइस जो है, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गया, देखो प्राइस और बढ़ा डिमांड और कम हो गया, प्राइस और कम हो गया डिमांड बढ़ने लगा, ठीक है, प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ने लगा। तो दिख रहा है प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसे चल रहा है, तो ये डेटा से बता दिया, ठीक है, वो सिर्फ एरो से बताया था। और प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशन देखो, प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशन सेम होता है, देखो प्राइस 1 से 2 हुआ, तो देखो सप्लाई भी 9 से 10 हो गया, जैसे ही प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ गया, देखो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ा, ठीक है, 2 के बाद 3, सप्लाई भी बढ़ गया, 10 के बाद 12, प्राइस कम हुआ, देखो सप्लाई भी कम हो गया, प्राइस कम हुआ सप्लाई भी कम हो गया। तो इस तरीके से डेटा से बताया जाता है। तुम लोग अगर अपना इकोनॉमिक्स में देखोगे तो वहां पर तुम लोग का ऐसा, इकोनॉमिक्स में क्या तुम लोग कहीं पर भी देख सकते हो, बुक में ही देखना ऐसा बात नहीं, आजकल तो कितने सारे अवेलेबिलिटीज है चीजों को देखने का परखने का, ठीक है। तो उससे भी तुम लोग देख सकते हो, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हो तो इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह में काफी सारा देश का कंडीशन में बहुत सारे चार्ट्स वगैरह बने हुए रहते हैं, जहां पर तुम लोग को देखने को मिल जाएगा कि रिलेशन कैसा है, दो वेरिएबल्स के ऊपर एनालिसिस कर दिया जाता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवाते हैं, डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये रहना चाहिए, दूसरे काम आएगा, बताएंगे क्या काम आएगा, बाइवेरिएट डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाइवेरिएट डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, तो इसमें लिखना है व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल्स simultaneously, they are known as bivariate data and distribution of bivariate data, distribution of bivariate data is called bivariate distribution. Distribution.
तो ये क्या लिखा है, देखो सिंपल जो बोला अभी तक वही लिखा है, व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल्स। अगर हम लोग दो वेरिएबल्स रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी ये दो वेरिएबल्स में कैसे कलेक्ट होता है, अभी तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो समझ में आएगा। देखो दो वेरिएबल से डेटा कैसे कलेक्ट होता है, यहाँ पर अगर देखो, ये देखो एक एग्जाम्पल है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाने बोला है, वो हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो बोला है, देखो दो वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, तो कोई ये स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो कोई भी स्टूडेंट को स्टूडेंट का जब डेटा कलेक्ट किया गया है तो दो चीजों पे डेटा कलेक्ट किया है, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स पे, ठीक है। तो ये देखो बाइवेरिएट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यही हो गया, ये पूरा बाइवेरिएट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस बात का है, स्टूडेंट्स के मार्क्स का, कौन सी दो सब्जेक्ट का, स्टैट और मैथ्स का। तो यहाँ पर वही लिखा है, व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली। देखो साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि पहले मैथ का ले लिया फिर स्टैट का, एक साथ देखो एक ही जगह पे दोनों चीज दिख रहा है। तो दे आर नोन एज बाइवेरिएट डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा। अब ये जब कलेक्ट हो रहा है तो इसे बाइवेरिएट डेटा बोलेंगे, अब इसको जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाइवेरिएट डेटा को, तब हम लोग उसे बोलते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन involving two variables are called bivariate frequency distribution, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एक्स रिलेटेड डेटा है, एफ रिलेटेड डेटा दिया हुआ है, तो ये जो है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब इसको एक टेबल में दिखाते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब अगर हम लोग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसमें एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा, तब उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये बोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ कहाँ काम होता है, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, वो सोच रही है कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, मान लो उसने अपना एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि मुझे 30% प्रॉफिट कमाना है, तो ये कमाने के लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है। तो देखो उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना पड़ रहा है और प्रॉफिट के बारे में भी सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऐसे लिखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट का डेटा कलेक्ट करें, जैसे मान लो उन्होंने एक पूरा चार्ट बना लिया कि पहले मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है, फिर 12, फिर जो है 17%, ऐसे करके। तो जब 10% कमाना है तो इतना इन्वेस्टमेंट, इतना परसेंट कमाना है तो इतना इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके जब हम लोग सोचते हैं तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स के लिए हम लोग सोच रहे हैं तो ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। इससे जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, या फिर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल, ठीक है। तो हमें कितना सेल के लिए कितना रुपए का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, अगर हमारा सेल टारगेट इतना है तो हमें इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, या फिर इतना है तो इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग दो चीजों को एक साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी सोच रहे हैं और सेल टारगेट भी सोच रहे हैं, तो ये इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको भी हम लोग बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। फिर डिमांड एंड प्राइस, ठीक है। तो मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड और प्राइस का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, जैसे अभी देखो यहाँ पर डिमांड और प्राइस दिख रहा है, कोई भी प्रोडक्ट था, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट का नाम तो लिखा नहीं, डिमांड देखो, डिमांड में चेंजेस कैसे हो रहा है, 10 से 8, 8 से 4, 4 से 6, 6 से 7, तो प्राइस ऐसे होगा। तो ये एक एनालिसिस है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे ऐसे चेंज होगा, तो डिमांड ऐसे ऐसे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाता है, हम लोग अगर दो वेरिएबल्स को एट ए टाइम लेके डिस्कस करें तो इसे हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर हम तुम लोग के स्टूडेंट लाइफ के साथ थोड़ा सा मैच करके बोले तो एक चैप्टर, मान लो तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग आज ये 1 वीक में 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए इतना टाइम अलॉट करना पड़ेगा, ये छोटा चैप्टर है तो बस इतना ही टाइम चलेगा, ये बड़ा चैप्टर है तो इतना टाइम अलॉट करना पड़ेगा। तो ये जो दो चीजों को सोच रहे हो कि कितना टाइम कितने सारे चैप्टर्स, तो वो भी तुम लोग का बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके, तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक चीजों को, जैसे ऐसे नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेके सोच रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट लेके सोच रहे हैं, एक साथ दो चीजों को जब लेके सोचा जाता है, और उससे जब हम लोग कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह बनाते हैं
या उससे जब हम लोग कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाते या फिर डेटा कलेक्ट करते, पहले तो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ये देखो, ये डेटा कलेक्ट हुआ होगा, ठीक है, किसी भी स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी ये डेटा कलेक्ट हुआ होगा, फिर उसको हम लोगों को क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, ठीक है। अब इसको जब हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल में लगाएंगे, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बना रखा है, ये देखो दिखाते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये होता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो हो गया डेटा का कलेक्शन। तो इस अब ये जो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दो तरीके का, एक है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो it is the frequency distribution of one variable x or y across variables full range of values. Number of marginal distribution in bivariate data इक्वल, ठीक है। समझाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आता है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। जब हम लोग एक वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या तो एक्स का या तो वाई का, अक्रॉस द वेरिएबल्स फुल रेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब देखो ये फुल रेंज ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल कलेक्टेड डेटा है, जिस भी चीज का हम लोगों ने कलेक्ट कर रखा है, जैसे कि मैथ्स स्टैट स्टूडेंट के मार्क्स का कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से देखो, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वेरिएबल्स फुल रेंज ऑफ वैल्यूज। ये वेरिएबल्स है, किस चीज का वेरिएबल्स है? एक्स और वाई। एक्स डिनोटेड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स, वाई डिनोटेड मैथमेटिक्स मार्क्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स फुल रेंज ऑफ वैल्यूज है। अब अगर ये जो यहाँ पर डेटा हमें दिख रहा है, इससे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सिर्फ एक वेरिएबल का, या तो एक्स का या तो वाई का, मतलब या तो मैथ का या तो स्टैटिस्टिक्स का, तो उसे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अगर कोई बाइवेरिएट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से अगर हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो कितने सारे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, ये बता सकते हो? मतलब देखो, बाइवेरिएट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दो वेरिएबल्स को लेके डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स और वाई, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी एक, यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को, या तो एक्स को या तो वाई को लेके डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो फिर हमारा कितना सारा डिस्ट्रीब्यूशन रेडी होगा, बोलो। हम ऑप्शन देते हैं, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा या तो दो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, बोलो। वन। वन सही आंसर, बिल्कुल वन होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग का, सॉरी ये तो कंडीशनल नहीं है, रुको एक सेकंड, गलत हो गया, गलत हो गया, वन नहीं होगा, टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल, मतलब ये सही है कि एक होगा, ये ठीक सोच रहे हो कि एक्स के लिए एक, लेकिन मुझे टोटल बताना है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना सारा हो सकता है, तो एक्स के लिए अगर होगा तो एक, कोई भी एक लेके करेंगे, और वाई के लिए अगर हम लोग एक्स के लिए नहीं करते तो वाई के लिए भी तो कर सकते हैं, ये बात है। देखो वन आंसर ठीक है इसके हिसाब से कि एक वेरिएबल का जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हम लोग एक वेरिएबल में एक्स भी चूज कर सकते हैं, वाई भी चूज कर सकते हैं, तो हम लोग का फिर टोटल कितना सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये है क्वेश्चन। तो फिर कितना होगा? टोटल दोनों ही होगा। हाँ, टोटल फिर दो होगा, मतलब या तो एक्स या तो वाई। तो ये पूछा है कि अगर हम लोग दो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें से अगर हम लोग एक एक लेके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते तो हमारा कितना बन सकता है? जैसे यहां से अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारा दो टेबल बन सकता है, एक कौन से विषय में, मतलब कौन से सब्जेक्ट का, और एक कौन से सब्जेक्ट का, बोलो। ये तो दो सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है।
स्टैटिस्टिक्स और हाँ मैथमेटिक्स। हाँ, हाँ, एक स्टैटिस्टिक्स का बन सकता है, एक मैथमेटिक्स का बन सकता है, तो इंडिविजुअली तो एक एक ही बन सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर मेरा बाइवेरिएट डेटा है तो मेरा टोटल कितने सारे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं? टोटल दो ही है। तो दो है, टोटल दो होगा। ठीक है, वही पूछा है, ये एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, ये स्टार लगा दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लेता है। अब अभी पूछेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये काफी जो है ये क्वेश्चंस इस तरीके का पूछा जा सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भी तुम लोग बताना कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, हम पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर बताना है कितने सारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अच्छा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो, इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल, इट इज द frequency distribution of वन वेरिएबल। ये भी एक ही वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्स और वाई। मतलब अगर यहाँ का एग्जांपल देखो तो इसके हिसाब से या तो स्टैटिस्टिक्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या तो मैथमेटिक्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अक्रॉस ए पर्टिकुलर सब पॉपुलेशन of the other variables, of the other variables। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, ये हमें बताना है, मतलब तुम लोग बताओ, हम समझा देते हैं। इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल, यहाँ भी एक ही वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो एक्स का या तो वाई का, across a particular सब पॉपुलेशन ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा होता है, देखो हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, देखो दिखाते हैं। हाँ, ये वाला टेबल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखा हुआ, लिखा है कि मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन 8 to 12। मतलब कंडीशन दे दिया है, क्या बोला है कि हमें एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। ठीक है, वो सारे स्टैटिस्टिक्स मार्क्स वाले स्टूडेंट का टेबल बनाया है जिनका मैथ्स में मार्क्स कितना है, 8 से 12। मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर किसी को मैथ में 8 से 12 मिला है, मैथ में 8 से 12 के बीच नंबर यानी मार्क्स मिला है, उन सबको स्टैटिस्टिक्स में कितना मिला है उसका हम लोग टेबल बना रहे हैं। मतलब बेसिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट डेटा कलेक्टेड ऊपर दिख रहा था ना तुम लोग को, इतना ह्यूज अमाउंट का डेटा कलेक्टेड, सारा तो इसमें नहीं आएगा ना, मतलब ओवरऑल थोड़ी ना कवर हो जाएगा। देखो हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो तुम लोग को इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना, ये देखो इतना बड़ा डेटा कलेक्टेड पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है वो हम बता रहे हैं तुम लोग के यहाँ से मैथ से, कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में क्या बोला है, इन स्टैटिस्टिक्स हमें स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, लेकिन हम लोग उन्हीं स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स मार्क्स को लेंगे जिनको मैथ्स में 8 से 12 के बीच में मिला है। ठीक है, जिनको मैथ्स में 8 से 12 के बीच में मिला है उनको स्टैटिस्टिक्स में कितना मिला है ये हमें यहाँ पर रेडी करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कंडीशन के साथ होगा, तो इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, लेकिन कंडीशन ये था वो सारे स्टूडेंट्स का हमें स्टैटिस्टिक्स में कितना मिला है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, जिनको मैथ्स में, मतलब ये देखो ये जो 2 5 4 3 1 स्टूडेंट्स है ना, इन सबको क्या मिला है, मैथ्स में 8 से 12 के बीच में नंबर मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला इट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। तो देखो एक ही वेरिएबल का क्या हुआ है, सब पॉपुलेशन ऑफ द अदर वेरिएबल्स।
मतलब ये जो अदर वेरिएबल्स है इसमें सब पॉपुलेशन को लिया गया है, ये पूरा पॉपुलेशन है, पूरा कलेक्टेड डेटा जो है पॉपुलेशन, इसमें से कुछ कलेक्ट किया गया जो हमारी कंडीशन को मैच करेगा, ठीक है। तो कितना सारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो जितने सारे कंडीशन बनेंगे उतना सारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना डेटा है, ठीक है। जैसे कि अगर तुम लोग को ये वाला टेबल दिखा है, ठीक है, ये टेबल कैसे बन रहा है अभी हम सिखाएंगे, ठीक है। जैसे अभी बना हुआ है तो देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इधर स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स का यहाँ लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स का क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या जो है मतलब कंडीशन बना सकते हैं, हम लोग उन सारे स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स मार्क्स का डेटा बना सकते हैं जिनको मैथ्स में 0 to 4 मिला है, या 4 to 8 तक मिला है, या 8 to 12 तक मिला है, या 12 से 16 तक मिला है, या 16 से 20, या रिवर्सली हम लोग ये भी बोल सकते हैं हम उन सारे मैथ स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं जिनको स्टैट में 0 से 4 मिला है, या 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। तो हमारा कंडीशन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि हमारा टेबल कैसे बना हुआ है। तो देखो अगर स्टैटिस्टिक्स के तरफ से देखो तो कितना कंडीशन हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स के तरफ से देखो तो 1 2 3 4 5 कंडीशन हो सकता है, और अगर मैथ्स की तरफ से देखो तो 1 2 3 4 5 कंडीशन हो सकता है। मतलब इस टेबल में अगर देखा जाए तो टोटल 10 कंडीशन हो सकता है, ठीक है। मैथ के लिए 5, स्टैटिस्टिक्स के लिए 5, लेकिन ये तो इस टेबल के लिए, सारा टेबल ऐसे बनेगा वो तो जरूरी नहीं है। तो इसके लिए रूल्स क्या बोला गया है, रूल्स ये बोला गया है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, m प्लस n। अब ये m क्या है, m का मतलब है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ x और नंबर ऑफ रो, और n का मतलब है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ y और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो देखो ये एक्चुअली रो और कॉलम का मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग कोई भी टेबल बनाते हो, जैसे मान लो ऐसे मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है, ऐसे करके मैंने एक टेबल बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो x, और यहाँ पर लिख दिया ऐसे एरो देके मान लो y लिखते हैं, यहाँ लिखा 1 2, यहाँ पर लिख दिया मान लो 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, ये टेबल को मैंने पूरा ऐसे करके कवर कर दिया, नीचे का ये इधर उधर खाली है, तो मुझे बोलो इसमें कितने सारे रो है कितने सारे कॉलम है। रो कॉलम कैसे होता है पता है, कॉलम का मतलब ये ऐसे लंबा लंबा जो है ये वाला, मतलब ये एक कॉलम है, ये जो दिख रहा है ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ठीक है। रो का मतलब ऐसे करके, जैसे तुम लोग कभी प्रेयर लाइन पे खड़े हुए हो स्कूल पे या कॉलेज पे अगर होता है तो प्रेयर लाइन पे जब हम लोग खड़े होते हैं ना तो वो रो कॉलम सिस्टम पे ही होते हैं, तो ये रो होता है। तो मुझे बोलो इस टेबल पे कितने सारे रो हैं और कितने सारे कॉलम है, बताओ। 4 रो। 4 रो, और कॉलम कितना है, 4 3। 3। कॉलम तो 3 है 3 ना। कॉलम। हाँ हाँ, कॉलम 3 है, रो 4 है। तो हमें रो और कॉलम के कैलकुलेशन से बताना पड़ेगा कि कितना सारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो रो और कॉलम का एडिशन हो जाएगा नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। देखो इस टेबल में कितने सारे रो और कॉलम है चेक करते हैं। देखो इस टेबल में हम लोग का मतलब देखो डेटा का लिए ये टोटल वाला हमें कंसिडर नहीं करना होता है, ठीक है। ये टेबल जो हमारे डेटा को कंसिडर करता है। तो 1 2 3 4 5, देखो 5 ये क्या है, 5 रोज है, ठीक है, और कॉलम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 + 5 तो टोटल 10 हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो कितना सारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करता है हमारे टेबल का रो कॉलम कितना है। तो जितने सारे रो है जितने सारे कॉलम है उसका टोटल करने से हमें पता चलेगा कि कितने सारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 2 होगा, हमेशा बाइवेरिएट डेटा का। क्यों, क्योंकि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम लोग बाइवेरिएट डेटा का अगर सिंगल सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमें ओवरऑल 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है, ठीक है। एक एक्स रिलेटेड एक वाई रिलेटेड, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज बाइवेरिएट डेटा का 2 होगा, और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रो प्लस कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा। बस ये इतना याद रखना है, डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं। अगर डेफिनेशन नहीं भी याद रखना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये लिखा हुआ है ताकि कभी भी पढ़ोगे तो ये चीज क्या है, तो ये थोड़ा सा पढ़ने से क्या होता है, मतलब जो भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है थोड़ा तो रिकॉल हो ही जाएगा, चाहे कभी भी देखो, ठीक है। तो इसीलिए लिख पाए, बाकी डेफिनेशन हमें नहीं चाहिए, ये अभी भी हम बता रहे हैं। हमें मेनली ये 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखना चाहिए। अब ये जो मैंने बोला समझाएंगे, तो देखो हम समझा देते हैं कैसे करके ये टेबल बना हुआ है। देखो जैसे यहाँ पर सब
यहाँ पर बोल दिया देखो, टेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन फॉर बोथ द वेरिएबल। तो अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, एक होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव का मतलब होता है हम लोगों का, एक सेकंड में थोड़ा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है। एक्सक्लूसिव का मतलब जैसे देखो 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ठीक है। और म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब होता है जैसे मान लो 10 टू 19 कर दिया, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39। दोनों में फर्क क्या है? एक में जो है जहां खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है, एक में जो है जहां खत्म हो रहा है उसके बाद से शुरू हो रहा है। तो ये जो नेक्स्ट वाला मैंने किया उसमें देखो एक गैप क्रिएट हो रहा है ना, ये 9 फिर 20। तो इस चीज को बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन करने पड़े। ये देखो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, बोथ द वेरिएबल्स फर्स्ट क्लास इंटरवल बीइंग 0 to 4। क्वेश्चन हमें खुद बता दिया है कि पहला जो इंटरवल है, ये सब इंटरवल है ना, ब्रेक है, देखो 10 से 20, फिर 20 से 30, तो पहला 0 to 4 होगा। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसके बाद वाला कितना होना चाहिए? पहला अगर 0 से 4 है तो सभी में गैप जो है सेम का सेम होना चाहिए। जैसे देखो 10 to 20, फिर 20 से 30 लिया, तो तुम लोग बताओ अगर मेरा 0 to 4 है और मेरा क्लास इंटरवल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो नेक्स्ट वाला कितने से कितना होना चाहिए? 4 से 9 तक, 4 से 8 तक। 4 से 8 होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा, तभी हाँ जाके 8। मैच होगा। हाँ 8 होगा। अब ये ऐसे करके कहां तक चलेगा वो डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उसी देखो स्टार्टिंग वाला हमें बता दिया 4 से 8, 8 के बाद लिख देंगे 8 से कितना लिखेंगे? 8 से 12। 12, 12 से, अच्छा अब ये कितना तक लिखे ये तो सोचना पड़ेगा ना, वही हम बता रहे हैं। तो मेरा जो हाईएस्ट वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर जो हाईएस्ट डेटा है उतना तक ही लिखेंगे। तो ये देख के थोड़ा सा मुझे बता सकते हो कि मेरा हाईएस्ट डेटा इसमें कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, वहां तक ही जाएंगे क्योंकि मुझे वहां तक का ही चाहिए होगा ना डेटा को कवर करने के लिए। तो सबसे बड़ा क्या डेटा दिख रहा है मुझे? तो यहाँ सबसे पहले 19 देखा, देखो 2 डिजिट का तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या 19 ही सबसे बड़ा है? मतलब 20, 21 ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? मुझे तो लग रहा है 19 ही 19। सबसे। हाँ तो फिर 12, 8 19 से है मैम। 12, हाँ 12 से कहाँ तक जाएंगे? 16। अच्छा फिर 16 से, क्योंकि मुझे 19 आ जाए इतना तक क्लासिफिकेशन लिखना चाहिए, फिर 16 से 20 तक ही लिखना चाहिए। 20, बस इतना तक ही लिखेंगे, ठीक है, इसके आगे का लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो देखो क्लास इंटरवल कैसे बन गया, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, देखो इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, अब ये दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, मैथ्स के लिए भी स्टैट के लिए भी। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव में एक चीज बताते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे बोला गया कि डेटा 20, ठीक है, तो बोलो ये वाले सिस्टम में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 20 कहाँ बिलोंग करेगा और म्यूचुअली इंक्लूसिव में 20 कहाँ बिलोंग करेगा? क्या लगता है? बोलो जिन्होंने पहले किया है। 10 to 20। 16 to 20 के बीच में। ये 20 जो है, मेरे कहने का मतलब है जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो यहाँ पर 20 कहाँ बिलोंग करेगा? 10 से 20 में, 20 से 30 में, 30 से 40 में, ये पूछ रहे 10 to 20 से 20। मैम 20 से 30 ले। हैं। देखो यहाँ पर रूल्स ये होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 होगा तो कहाँ बिलोंग करेगा ये तुम लोग आसानी से बता सकते हो। बोलो पहले ये बताओ यहाँ पर कहाँ बिलोंग करेगा? 20 to 29। हाँ ये 20 to 29 ये तो दिख ही रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये 10 से 19 तक कवर कर रहा है तो 20 तो मेरा यहीं पर कवर करेगा। ठीक है, कंफ्यूजन इसमें होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये 20 कहाँ कवर करेगा, थोड़ा सा सोच के तुम लोग मुझे बताओ कहाँ कवर
मैम है तो दोनों में ही है ना। नहीं, 3 से दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, एक में है एक में नहीं होगा, यही इसका सिस्टम होता है। एक में है एक में नहीं, वही बताना है कि किस में होगा। 20 से 30 तक ही तो लगता है, क्योंकि इसका जो मतलब लोएस्ट वैल्यू है ये है 20 और हाईएस्ट जाता है 30 तक। तो वो भी तो 20 तक कवर कर रहा है, 10 से 20। बोलो कहाँ बिलोंग करेगा? ये जो 10 to 20 है, ये अप टू कहाँ तक है? देखो तुम लोगों ने लिखा था ये वाला, मतलब जिन्होंने पहले किया है, ये थोड़ा सा टॉपिक प्रीवियस वाला है, हम देखते हैं, रुको हम दिखाते हैं तुम लोगों को, अगर मिल जाए तो हम बताते हैं। यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हम लोग का बेसिक वाले पॉइंट पे था। ठीक है, हम बता देते हैं। कहाँ चले गए? हाँ देखो, तो म्यूचुअली इंक्लूसिव अगर होगा, ठीक है, तो 20 हम लोग का कहाँ बिलोंग करेगा वो हमें क्लियरली पता चलता है। लेकिन जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहा है, क्योंकि देखो 20 इधर से भी है 20 इधर से भी है, तो हमारा कहाँ से एक्सक्लूड होना चाहिए? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इसीलिए इसका नाम है कि एक जगह से ये एक्सक्लूड हो जाएगा, दूसरे जगह पे ये आएगा। ठीक है, तो ये जो 10 to 20 है, ये हम लोग का कहाँ पर बिलोंग करता है? ये वाला हम लोग का होता है अप टू कितना तक होता है? ये हम लोग का होता है अप टू 19.999 तक। तो ये हम लोग का 20 to 30 में बिलोंग करता है, जहां पर ये लोअर क्लास इंटरवल के हिसाब से, देखो ये होता है अपर क्लास इंटरवल, ये होता है लोअर क्लास इंटरवल। जहां पर ये 20 जो सॉरी, ये है लोअर क्लास इंटरवल, ये है अपर क्लास, ये लोअर है, कम वैल्यू है। 10 to 20 में लोअर कौन सा है? ये तो ये लोअर क्लास इंटरवल होता है, ये होता है अपर क्लास इंटरवल। ठीक है, ये बड़ा वाला होता है। तो जहां पर ये लोअर क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग दिख रहा है, वहीं पर ये इंक्लूड होता है, मतलब ये 20 इधर आएगा, यहाँ पर इधर नहीं आएगा, 10 to 20 में नहीं आता है। ठीक है, ये रूल्स होता है, ये याद रखना चाहिए। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही वाला होता है। ठीक है, तो जहां पर ये लोअर क्लास इंटरवल के हिसाब से रहेगा, वहीं पर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो। और मैम इसीलिए तो बोला था, मतलब ये लोएस्ट वैल्यू के अंदर आएगा। हाँ और लोएस्ट वैल्यू इसीलिए बोला था, मतलब हाँ, वो लोएस्ट वैल्यू ठीक था, थोड़ा 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 ठीक ही था, मतलब ठीक ही था, आंसर गलत नहीं था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को ये टेबल, देखो टेबल तो अभी बनाने के लिए हमें देगा नहीं, ठीक है, 1 मार्क के लिए ये टेबल ऑलरेडी इन्होंने बना रखा है। अब ये पुट कैसे हुआ है हम एक दो बता देते, सारा बताएंगे तो क्लास इसी में चला जाएगा, तुम लोग बाद में अपने इंटरेस्ट के लिए देख सकते हो। तो देखो, एक स्टैटिस्टिक इधर लिखा है, इधर मैथ्स लिखा है, तो क्या इधर मैथ्स और इधर स्टैट नहीं लिख सकते उल्टा? हाँ लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं कि यहाँ ही मैथ लिखना पड़ेगा यहाँ ही स्टैट लिखना पड़ेगा। नॉर्मली क्या है कि एक्स को इधर डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वाई को इधर डिफाइन किया जाता है नॉर्मली। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अपना टेबल अपने हिसाब से बता सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैथ्स को ही एक्स मानना है और स्टैट को, नॉर्मली देखो जब हमें वैल्यू इस तरीके से 1 by 1 फॉर्म पे देता है, तो हम लोग ये पहला वाला एक्स मानते हैं, दूसरा वाला वाई मानते हैं ना, क्योंकि अगर हम लोग देखें A to Z में पहले एक्स फिर वाई आता है, तो सबसे पहला वाला एक्स दूसरा वाई मानेंगे, तो एक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स हो गया और वाई फॉर मैथ्स, जो कि क्वेश्चन खुद बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखो, एक्स यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और वाई जो है मैथ्स, और क्लास इंटरवल हम लोगों ने लिख लिया। अब ये जो है यहाँ पर जो दिख रहे हो वैल्यूज, ये कैसे आया होगा? इसको हम लोग बोलते हैं टैली मार्क। ठीक है, टैली मार्क कैसे होता है? देखो, 0 to 4 जो है स्टैटिस्टिक्स मिला है, स्टैटिस्टिक्स में 0 से 4 मार्क्स मिला है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? और 0 से 4 जो है मैथ्स मिला है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? इसका टैली मार्क किया गया है।
तो कैसे देखना है हम एक बता देते, बाकी तुम लोग खुद से देख सकते। तो 0 से 4 स्टैटिस्टिक्स में मिला है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें दोनों चीजों को देखना है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये देखो ये वाला कॉलम जब हम लोग भरेंगे, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में 0 से 4 मिला है एंड मैथ्स में 0 से 4 मिला है, वो स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर आ सकता है, काउंटिंग यहाँ पर आ सकता है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स मेरा किधर दिख रहा है, मुझे स्टैटिस्टिक्स में 0 से 4 देखना है, तो स्टैटिस्टिक्स 0 से 4 ये स्टैट है, देखो ये 0 से 4 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला हो जाएगा 1,3। लेकिन मुझे ये भी देखना है जिनको मैथ्स में भी 0 से 4 मिला है, तो हाँ ये ठीक है, ये देखो मैथ्स में 0 से 4, तो ये एक स्टूडेंट ऐसा हो गया जिसको मैथ्स में 0 से 4 मिला है, स्टैट में भी 0 से 4 मिला है, ये एक हमें मिल गया। आगे का देखते हैं, ये स्टैट तो 0 से 4 से ज्यादा है, 0 to 4 से ज्यादा, ये वाला मिल रहा है। 2 से 6 लिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स का दिख रहा है हमें कि 0 से 4 में कवर हो रहा है, लेकिन मैथ्स में 6 मिल गया, मतलब 0 से 4 में तो ये कवर नहीं हो रहा है, तो ये वाला हमारा कंसीडर नहीं होगा। भले ही हमें स्टैटिस्टिक्स में 2 मिला है जो कि 0 to 4 में कवर होता है, लेकिन उसके साथ साथ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैथ्स में भी 0 से 4 वाला हमें चाहिए ना, तो वो तो इस वजह से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो स्टैटिस्टिक्स खुद ही इस कंडीशन को, मतलब इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स मार्क्स ये है 0 से 4, लेकिन 0 से 4 में ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी तो मैंने बताया कि 0 से 4 और उसके बाद 4 से 8 था, तो 4 तो मेरा नीचे आ जाएगा, तो फिर ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, 15 ये सब नहीं होगा, देखो ये भी 4 नहीं आएगा, ये सब तो ज्यादा है। 3 से 9 अगर वो भी जाता तो ये 9 के वजह से नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स में 0 से 4 से ज्यादा हो गया, 0 to 4 से ज्यादा, ये सब कैंसिल आउट, ये वाला देख सकते हो। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 11 दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 तो हमारे नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में कवर होगा। मतलब एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसे मैथ और स्टैट दोनों में 0 से 4 के अंदर ही मिला, इसलिए देखो एक लाइन लगाया गया, ये टैली मार्क के लिए एक लाइन और काउंटिंग के लिए ऐसे 1 लिखा गया है। ठीक है, मतलब जब काउंट करोगे तो टैली मार्क के आगे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना होता है, टैली मार्क तो और 1 2 3 4 करके नहीं लिखते हैं। मतलब उसमें टैली मार्क कैसे दिया जाता है, देखो टैली मार्क ऐसे दिया जाता है, 1 2 3 4 5 के लिए ऐसे लगा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं 5। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 5 टैली मार्क। अच्छा, तो देखो ये इस तरीके से ये वाला 1 हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ और दिखाएं, जैसे कि चलो ये वाला देखते हैं, एक और दिखा देते हैं, ठीक है, 2 दिखा देते हैं, ये वाला देखते हैं। देखो 4 से 8 जो है हमें किस में मिला है, 4 से 8 जो है हमें मैथ्स में मिला है, और 0 से 4 जो है हमें स्टैटिस्टिक्स में मिला है। ठीक है, 0 से 4 और 4 से 8 हमें मैथ में मिला है। तो इसका देखो कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे 0 से 4 जो है स्टैट में मिला है, तो 0 से 4 स्टैट में मिला है, देखते हैं ये वाला, और मैथ्स में 4 से 8, तो ये तो कंसीडर नहीं होगा। ये रहा 0 से 4, और ये मैथ्स में 4 to 8, ये एक स्टूडेंट मिल गया, ये भी नहीं होगा, 0 से 4 में ये कवर नहीं हो रहा है। ये वाला होगा, लेकिन 4 से 8 बोला है, तो ये भी 9 चला गया, तो नहीं होगा। ये वाला होगा, बट ये भी 11 चला गया, 0 से 4 नहीं होगा। देखो तो एक ही स्टूडेंट आया, देखो हम लोग का भी स्ट्रोक एक ही लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग का भी स्ट्रोक एक ही लगा हुआ है, ये देखो 0 से 4 4 से 8, ये देखो। तो ऐसे करके तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है काफी इंटरेस्टिंग बहुत, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, तो तुम लोग बैठ बैठ के करके ये टेबल खुद से देख सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो। बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता है, बट चीजों को सीखने से तो उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। बाई चांस एक छोटा सा कुछ दे दिया, ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, प्रोफेशनल कोर्स में कुछ नहीं बोला जा सकता, ये आएगा ये नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं बोला जा सकता। तो ये देखो ऐसे करके टेबल बनेगा, तो तुम लोग ऐसे करके टेबल जो है बना सकते हो। ठीक है, ये पूरा रेडी कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए। अगर पीडीएफ शेयर कर देंगे, अगर अभी तक मैट नहीं आया तो फिर यहाँ से देख के तुम लोग कर सकते हो, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग का हो गया बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां पर हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके का होता है, मार्जिनल, कंडीशनल। जो मैंने लिखवाते, देखो हम जो कॉपी पे लिखवाते वो काफी है, बुक से देख के कुछ नहीं करना है, जो हम देख के करने बोलेंगे वही करना है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि तब तो बुक इतना बड़ा है, पढ़ो, लेकिन पॉसिबल थोड़ी होता है, तब तो मेरे हेल्प का जरूरत नहीं होता ना। अब देखो यहाँ पर
मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये देखो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस चीज का, स्टैटिस्टिक्स का। सेम इस तरीके से ये लोग और क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, मैथमेटिक्स का। तो इसीलिए बाइवेरिएट में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मैक्सिमम। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन उतना सारा होगा जितना सारा टेबल में हमारा रो कॉलम होगा उतना कंडीशंस बन सकता है। इसके हिसाब से ये 5 कंडीशन, और इधर से देखे तो फिर ये 5 कंडीशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा और इतना ही समझा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कोर रिलेशन क्या होता है। अभी तक हम लोग कोर रिलेशन पढ़े ही नहीं, जबकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, कोर रिलेशन ही है। ठीक है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, बट इसका बेस तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना, इसीलिए। तो कोर रिलेशन का मतलब हो जाएगा व्हाइल स्टडीइंग टू variables at the same time if it is found that the change of one variable leads to change in other variables either directly or indirectly. Or inversely. Then we can say two variables are correlated. बताते हैं, बोल रहा है जब हम लोग 2 वेरिएबल्स को लेके स्टडी कर रहे हैं सेम टाइम में, जैसे कि अभी देखा मैथ और स्टैट दोनों चीजों का डेटा, इफ इट इज फाउंड दैट द चेंज ऑफ वन वेरिएबल लीड्स टू चेंज इन द अदर वेरिएबल, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक वेरिएबल का कुछ अप एंड डाउन होने से दूसरा वेरिएबल भी अप एंड डाउन हो रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली या फिर इनवर्सली। इनडायरेक्टली का मतलब ही इनवर्सली होता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या इनवर्सली का मतलब ये देखो, जैसे ये डायरेक्ट है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, तो सेम का मतलब डायरेक्टली, इनवर्स का मतलब इनवर्सली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे 2 वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है, मतलब इनमें कोई ना कोई तो रिलेशन है। ठीक है, या तो अच्छा रिलेशन है या तो बुरा रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे देखो अगर हमारा पॉजिटिव कोर रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है दोनों चीज सेम डायरेक्शन में काम करेगा। इसका मतलब होता है 2 वेरिएबल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव कोर रिलेशन का मतलब क्या है, जब 2 वेरिएबल्स ऑपोजिट तरीके से मूव करेंगे, मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है, और नो कोरिलेशन, नो मतलब कोई कोरिलेशन कब नहीं होगा, जब कोई भी वेरिएबल्स आपस में चेंजेस नहीं हो रहे, मतलब इफ नो चेंज ड्यू टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के वजह से एक दूसरे में कोई भी चेंजेस नहीं अगर आ रहा, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है। देखो तुम लोगों का भी रिलेशन, देखो सभी का हम जो है कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है ना, जैसे मान लो किसी फ्रेंड के साथ अच्छा रिलेशन है, किसी फ्रेंड के साथ बुरा रिलेशन है, मतलब फ्रेंड नहीं है तो एनिमी हो गया, ठीक है, दुश्मन हो गया, भाई उससे वो मुझे पसंद ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब जैसे अच्छे दोस्त कब होते हैं, जैसे थोड़ा थिंकिंग मैच होता है ना, ठीक है, कि हाँ हम भी ये बोल रहे हैं वो भी ये बोल रहा है। देखो इंसान का जो सिचुएशन है ना वो ऐसा ही है कि अगर हमारे जैसा कोई कुछ बोले तो ही हमें अच्छा लगता है, हमसे ऑपोजिट कुछ बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग नेचर है ये वाला। ठीक है, तो अगर हमारा फ्रेंडशिप उसी से ज्यादा अच्छा होगा ना, कि हम लोग जैसे बोल रहे हैं उनका भी अगर सोच वैसा ही होता है, तो 2 वेरिएबल्स तो सेम सोच होना, तो सेम डायरेक्शन में जाना, ऑपोजिट सोच होना, तो फिर रिलेशन उतना अच्छा नहीं होता है। अगर किसी भी तरीके का थिंकिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ तो फिर कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वही बोला नो कोरिलेशन इफ नो चेंज ड्यू टू ईच अदर। ठीक है, तो ये 3 तरीके का रिलेशन होता है।
अब हमें ये रिलेशंस को मेजर करना है, मापना है, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का तो रिलेशन नहीं है कि कैसे मापोगे, यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स का रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने के लिए फॉर्मूला चाहिए होगा, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। तो कैसे करके मेजर करेंगे? पहला हो जाएगा, क्या क्या मेजर करना पड़ेगा? नेचर, रिलेशन स्ट्रेंथ और वैल्यू, ठीक है। तो रिलेशन का नेचर क्या क्या हो सकता है? अच्छा रिलेशन है तो पॉजिटिव, खराब है तो नेगेटिव, या फिर कांस्टेंट है, ना तो अच्छा ना तो खराब, कांस्टेंट है, ठीक है। रिलेशन का स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो जाएगा कि हाई मतलब बहुत अच्छा है या फिर लो, ठीक है। बहुत अच्छा है या थोड़ा अच्छा है, बहुत खराब है या थोड़ा खराब है, ठीक है। तो नेचर का मतलब रिलेशन कैसा है, अच्छा बुरा या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है, हाई हेलो तक है। या फिर रिलेशन का अगर अच्छा है या बुरा है तो कैस कितना अच्छा कितना बुरा है, दैट इज रिलेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद वैल्यू, वैल्यू में हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेथड्स का नाम लिखते हैं। इस चैप्टर में हमें जो भी मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, सबसे पहले आ जाएगा स्कैटर डायग्राम। फिर यहाँ पर लिखेंगे कार्ल पियर्सन, ये नाम है, ठीक है, जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया उनके नाम पे ये फॉर्मूला बना हुआ है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। और यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा चार होगा, हाँ मैंने ना, मेरा तो ठीक है, तुम लोग नीचे लिख लेना। चार रिलेशन है और मतलब चार मेजरमेंट है, मेथड्स है। एक है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक है स्पेयरमैन्स रैंक को कोरिलेशन कोफिशिएंट, और एक हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट, CONCURRENT, कॉन्करेंट डेविएशन। अच्छा, अब ये सभी का हमें एक एक करके फीचर्स भी लिखना पड़ेगा। स्कैटर डायग्राम में क्या क्या फीचर्स है? इट हेल्प्स अस टू फाइंड नेचर, इट हेल्प्स अस टू फाइंड नेचर and relative strength of correlation, and relative strength of correlation। समझाएंगे ये इसका मतलब क्या है, पहले लिखवा देंगे सारा, उसके बाद एक एक करके हम लोग करेंगे। इट इज यूजफुल फॉर नॉन लीनियर कोरिलेशन, इट इज यूजफुल फॉर नॉन लीनियर correlation, it can't use to determine value, it can't used to determine value और टाइम कंज्यूमिंग, लास्ट पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। फिर कार्ल पियर्सन वाले में लिखना है हमें, इसको हम थोड़ा सा इधर हटा, तुम लोग कुछ मत करना,
मेरा जगह कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट अच्छा, इसको ना ऐसे डिनोट भी किया जाता है RXY से, स्मॉल r और ये नीचे ऐसे XY ऐसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका जब क्वेश्चन करेंगे, आज करें या बाद में, तब तुम लोग देखोगे कि इसका कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, फिलहाल लिख लेते हैं इसका फीचर्स। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे इट इज यूनिटलेस वैल्यू, इट इज यूनिट लेस वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो यूनिट फ्री आएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे इट कैन फाइंड नेचर एंड स्ट्रेंथ एक्यूरेटली, इट कैन फाइंड नेचर एंड स्ट्रेंथ एक्यूरेटली। डिमांड, सॉरी, डिनोटेड बाय, ये लिख दो, डिनोटेड बाय RXY। और लास्ट पॉइंट बेस्ट मेथड मोस्ट एक्यूरेट। ये सब पॉइंट हमें कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए काम आएगा, क्योंकि अगर इससे डायरेक्ट कोई एमसीक्यू पूछे तो इसके फीचर्स पे ही पूछ सकता है, तो मैक्सिमम ये सारे पॉइंट को कवर करके हमारा एमसीक्यू आ सकता है, या फिर इसके हेल्प से हम लोग दूसरे क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकते हैं। बेस्ट मेथड मोस्ट एक्यूरेट। तो अगर पूछा जाए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो सबसे बेस्ट मेथड है, तो फिर तुम लोग को बोला जाए कार्ल पियर्सन, क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट वैल्यू हमें निकाल के देता है इसी वजह से। ठीक है, अच्छा ये लिखेंगे थोड़ा सा इधर फिर से, पेयरमैन्स, तुम लोग मत लिखना, ठीक है, इसको हम इधर हटा रहे हैं। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, R ऑफ कैपिटल R। ठीक है, ये R ऑफ कैपिटल R होता है, ये स्मॉल r ऑफ XY, ये R ऑफ कैपिटल R होता है। ठीक है, अच्छा इसमें फीचर्स लिखते हैं। सबसे पहला इसका फीचर्स है डायरेक्शंस एज वेल एज strength of correlation, strength of correlation। हमें ये डायरेक्शन भी बताएगा एज वेल एज स्ट्रेंथ भी बताएगा। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब ये देखो, स्ट्रेंथ का मतलब हाई है कि लो है, और डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिवली मूव कर रहा है या इनवर्सली या इनडायरेक्टली, जो भी बोलो। यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स, यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जब पॉइंट आएगा बता देंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। इसमें फीचर्स लिखना है, पहला वेरी क्विक सिंपल एंड कैजुअल मेथड, वेरी क्विक सिंपल एंड कैजुअल मेथड ऑफ फाइंडिंग correlation coefficient when we are not serious about
द मैग्नीट्यूड ऑफ two variables, magnitude of two variables। लेकिन ये सारा चीज तो अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक मेथड्स, हम लोगों ने क्या लिखा, मेथड्स लिखा, एक एक मेथड्स के साथ हम लोग इसका फीचर्स समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अभी जो लिखा है वो हम एक बार बताते। देखो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर का नाम है। यहाँ पर हम लोग दो डेटा को लेके हमेशा एनालिसिस करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो भी एनालिसिस होगा वो बाइवेरिएट टाइप होगा, ठीक है। अब बाइवेरिएट डेटा जब होगा तो डेटा में रिलेशन बनेगा, क्योंकि मोर देन वन वेरिएबल्स है, तो डेटा का रिलेशन हो सकता है कि डेटा का रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, या फिर हाईली पॉजिटिव है, कम पॉजिटिव है, कम नेगेटिव है, इस तरीके का। फिर हम लोगों ने पढ़ा बाइवेरिएट डेटा कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन दिया हुआ है कि जब हम लोग एक साथ दो डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइवेरिएट डेटा, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जब बाइवेरिएट डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसे बाइवेरिएट डेटा का बोलते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दो तरीके का होता है, मार्जिनल और कंडीशनल। तो बाइवेरिएट डेटा का जब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मार्जिनल का मतलब होता है सिंगल, एक्चुअली मार्जिनल जो लैंग्वेज है ना, इसका मतलब होता है सिंगल। जब हम लोग सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना सारा होगा, तो दो डेटा है, दोनों का अगर सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑलवेज। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि टेबल में कितने रो कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम मिलाएंगे तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। अब लिखा कोरिलेशन, रिलेशन कैसा होता है, जब हम लोग दो वेरिएबल्स को लेकर स्टडी करते हैं सेम टाइम में, तो हमें ये दिखेगा कि वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेशन है वो या तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, या इनडायरेक्ट है, या इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं है ऐसा भी हो सकता है। तो हमें मेनली मेजर क्या करना पड़ेगा, रिलेशन का नेचर, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कॉन्स्टेंट है, मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं है। और उसके साथ साथ अगर रिलेशन पता चल गया कैसा है, अब कितना अच्छा रिलेशन है, मतलब हाई है कि लो है, और उसके साथ साथ रिलेशन का वैल्यू निकालना सीखेंगे, जिसके लिए हमें चार मेथड्स दिए गए हैं। स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये स्कैटर वाला और ये लास्ट वाला बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं मतलब हम ये नहीं बोल रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट का मतलब मेथड्स में ये दोनों, ये लास्ट के दोनों में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते जितना हमारा ये दोनों जो दिख रहा है आर एक्स वाई आर और आर ऑफ आर, इससे अच्छा वैल्यूज और अच्छा हमें डेटा पता चलता है, लेकिन बेस्ट ये कार्ल पियर्सन वाला माना गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर स्कैटर डायग्राम हम दिखाते हैं कैसे होगा, फिर उसके बाद तुम लोग को फीचर्स भी पढ़ के बताते हैं। तो स्कैटर डायग्राम में यहाँ पर देखो हम बताते हैं, सिंपल है। ऐसे मान लो ये रहा हम लोग का एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों का पॉइंट ऐड ऑन करने पे, ठीक है, पॉइंट ऐड ऑन करने पे ऐसा पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ऐसा पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। स्कैटर डायग्राम का मतलब क्या होगा, डायग्राम ड्रॉ करके जब हम लोग रिलेशन को बताएंगे तो हम लोगों का जो रिलेशन, अब रिलेशन किस चीज का होगा, वेरिएबल्स का होगा। जैसे देखो अब ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, ये पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे ना, ये सारे पॉइंट्स को लेते हुए अगर हम लोग करते हैं तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों का जो लाइन बन रहा है वो अपवर्ड है, अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट्स काफी ज्यादा है, मतलब अपवर्ड तो है लेकिन उसके साथ काफी सारे पॉइंट्स है, ऐसे कर, ये देखो काफी सारे पॉइंट्स है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हो कि हाईली पॉजिटिव, एक ही बात है। जो मैंने यहाँ पर हाई लो लिखा है ना, तो हाई का मतलब स्ट्रॉन्ग, हाई जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। और अगर हम लोग का ऐसा बन रहा है डायग्राम, जो बन रहा है उसमें ये पॉइंट्स जो है काफी दूर दूर है, ठीक है, काफी दूर दूर है, ऐसे करके है तो ऊपर की तरफ ही लेकिन काफी दूर दूर है। ये मतलब थोड़ा सा हम इसको हल्का कलर से दिखाना चाहते हैं ताकि ये समझ में आए, काफी दूर दूर होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स में जो गैप है एक दूसरे के साथ वो काफी दूर है, मतलब लूज है कनेक्शन, ठीक है। तो ये देखो इससे अच्छा काफी पतला होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा अगर हो रहा है कि काफी दूर दूर रिलेशन दिख रहा है, तो हम लोग इससे बोलेंगे ये पॉजिटिव तो है लेकिन वीक पॉजिटिव, ठीक है, वीक पॉजिटिव।
फिर यहाँ पर और भी 3 ऐसे बनेगा। अगर हम लोग का जो लाइन है वो डाउनवर्ड है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, अब नीचे की तरफ तो आ रहा है लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। और अगर बहुत सारे पॉइंट्स तो है लेकिन काफी दूर दूर है तो उसे हम लोग बोलते हैं वीक नेगेटिव। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वीक नेगेटिव। और एक होता है कि कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसा बन जाएगा। जो पॉइंट्स बने हैं उसमें कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं ले रहा है, ठीक है, ना तो अपवर्ड ना तो डाउनवर्ड, ऐसे अलग 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 ऐसे 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 हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं, जिससे हमारा कोई परफेक्ट कंडीशन नहीं पता चल रहा है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। बाकी ये सब देखो अपवर्ड डाउनवर्ड पता चल रहा है, जितने भी अपवर्ड है वो पॉजिटिव होता है, जितने भी डाउनवर्ड होता है वो नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव में कैटेगरीज होता है, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव अगर एकदम एक ही लाइन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं जिससे बहुत सारे लाइन बन सकते हैं, या वीक पॉजिटिव जो दूर दूर पे पॉइंट्स है और ये देखो कोई भी पॉइंट से ये कोई लाइन बन ही नहीं सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो कोर रिलेशन। ठीक है, अब देखो मेरा ड्रॉ उतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पर तुम लोग, मतलब ये मेरा थोड़ा बहुत तो टेढ़ा मेढ़ा हुआ ही है, अगर तुम लोगों ने ड्रॉ किया है ठीक है, नहीं किया है तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन हम तो रिकमेंड हमेशा करते हैं कि हम जो लिख पाते हैं वो लिखो, जो ड्रॉ करते हैं वो करो। ये देखो, बाकी ड्रॉ अगर तुम लोग बाद में और भी अच्छे से करना चाहते हो अपने कॉपी में कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो पॉजिटिव कोर रिलेशन है, ये परफेक्ट कोर रिलेशन, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है। या इन्होंने लिखा नहीं है कि ये पॉजिटिव है लेकिन हम बता रहे हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये देखो ये पॉजिटिव है लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, दिख रहा है बहुत सारे पॉइंट्स है। ये देखो, अच्छा नीचे लिखा हुआ था, ये देखो ये नीचे लिखा हुआ था, नहीं ये इसके ऊपर लिखा हुआ है शोइंग पॉजिटिव कोरिलेशन, शोइंग परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, अब देखो नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब नेगेटिव का भी कैटेगरी होता है जैसे मैंने बताया, ये देखो ये हम लोग का परफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है। और ये देखो, अब ये देखो अगर ऐसे इस तरीके का हो रहा है या इस तरीके का हो रहा है जिससे कोई परफेक्ट लाइन रेडी नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नो कोर रिलेशन, कि कोई भी कोर रिलेशन नहीं हो रहा है। ये है कर्विलिनियर कोर रिलेशन, ये एक कोर रिलेशन बन रहा है लेकिन कर्विक बन रहा है, ठीक है। तो उतना हमें नहीं चाहिए स्कैटर डायग्राम में। तो देखो मैंने सारा ही बता दिया, कर्विलिनियर तुम लोग चाहो तो एक यहाँ से ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बाद में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर फीचर्स पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, ये स्कैटर डायग्राम अगर हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं कोर रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए तो हमें क्या पता चलेगा, इट हेल्प्स अस टू फाइंड नेचर एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोर रिलेशन। हमें नेचर पता चलेगा कि दो वेरिएबल्स का नेचर क्या है, तो नेचर का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव या कांस्टेंट। बिल्कुल ड्रॉ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो मतलब दो वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो कैसा है। अब रिलेटिव का स्ट्रेंथ, रिलेशन का स्ट्रेंथ, ये नेचर एंड रिलेशन स्ट्रेंथ होगा, ये ना मैंने गलती से रिलेटिव लिख दिया है, रिलेशन होगा, ठीक है। रिलेशन का स्ट्रेंथ पता चलेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये देखो स्ट्रॉन्ग वीक ये भी हमें पता चल रहा है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बोला है इट इज यूजफुल फॉर नॉन लीनियर कोर रिलेशन, ठीक है। नॉन लीनियर का मतलब होता है जो हम लोगों का मतलब लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन निकालना है वो भी निकल जाएगा इससे, और अगर हमें कर्विक वाला निकालना है वो भी निकल जाएगा, इसीलिए कर्वी लीनियर यहाँ पर मैंने बोला स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग चाहो तो बाद में ड्रॉ कर लेना। तो ये एकमात्र कोरिलेशन है जो कि नॉन लीनियर, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी बन रहा है तो उस रिलेशन को भी बताने के लिए जो है मतलब क्या बोले केपेबल है, ठीक है। तो नॉन लीनियर का मतलब, लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, तो नॉन लीनियर अगर कोई कोरिलेशन बन रहा है तो वो भी ये दिखा सकता है, मतलब स्कैटर डायग्राम से हम लोग नॉन लीनियर कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बोला इट इज यूजफुल फॉर नॉन लीनियर कोरिलेशन। फिर बोला है इट कांट
यूज टू डिटरमाइन वैल्यू, लेकिन इससे हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब कुछ कैलकुलेशन हमें नहीं देगा कि हम लोग कुछ वैल्यू निकालेंगे लाइक 1 2 3 4, मतलब डेटा में कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये बस हमें ड्रॉ करने में हेल्प करता है, तो इससे कोई वैल्यू नहीं निकल सकता है। और ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये देखो टाइम कंज्यूमिंग तो ऑब्वियसली मैंने तो फ्री हैंड में ड्रॉ किया, अगर पॉइंट्स को लेके प्लॉट करके एक के बाद एक करोगे तो ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये इस मेथड्स का फीचर्स हमें बता दिया गया, तो ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग कार्ल पियर्सन वाला देखेंगे कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये कैसे करके इसमें क्या क्या फीचर्स है, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये था स्कैटर्ड डायग्राम, एस डी लिख दिया मैंने, ठीक है, ये स्कैटर्ड डायग्राम था। और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इसमें भी एक ड्रॉ करेंगे, तो ये भी तुम लोग ड्रॉ कर लो। ऐसा एक एरो होगा, बीच में ऐसे मुझे लिखना है 0, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो गया। यहाँ पर 0 के नीचे लिखना है नो कोरिलेशन, यहाँ पर लिखना है +1, ठीक है, और +1 के नीचे लिखना है परफेक्ट पॉजिटिव, इधर लिखना है -1 और इसके नीचे लिखना है परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक, अच्छा यहाँ लिखो लो, ऊपर की तरफ जाएगा तो हाई, यहाँ भी सेम, ऊपर की तरफ हाई, नीचे की तरफ लो, ठीक है। अच्छा, और ये आर एक्स वाई लिख दो क्योंकि ये कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो आर एक्स वाई से ही डिनोट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा भरेंगे कलर, तुम लोग के लिए नेसेसरी नहीं है, भर सकते हो तो भरो, नहीं भर सकते। अच्छा, अब इस चीज को हम समझाते हैं क्या लिखा है। देखो वैल्यू के हिसाब से जब हमारा कोई कोरिलेशन नहीं होगा तो वो 0 होगा, तो नो कोरिलेशन। अब देखो जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं बचपन में तो 0 और इधर सब आता है 1 2 3, ठीक है, और इधर आता है -1 -2 -3, ये नेगेटिव साइड होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने वही चीज दिखाया है, अगर हम लोग 0 से लेके पॉइंट जाते जाते 1 तक पहुंच गए, ठीक है, मतलब 0 के बाद वैल्यू क्या आएगा, डायरेक्ट 1 हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन 0 के बाद 1 ही आता है ऐसा तो जरूरी नहीं, बीच में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, 0.00001, 0.0002, 0.0099, ठीक है। इस तरीके से करते करते जब हम लोग पॉजिटिव साइड में +1 तक पहुंच जाएंगे तो ये बनेगा परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, और ऐसे नेगेटिव साइड में जाते जाते जब -1 तक पहुंच जाएंगे तो वो हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव। तो ये देखो जब +1 तक आ रहे तो थोड़े थोड़े वैल्यू से जाके +1 में जा रहे, तो लो से हाई में जा रहे, इधर भी थोड़े थोड़े वैल्यू से जाके -1 में जा रहे, तो इसे हम लोग बोलेंगे लो से हाई में जा रहे, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो वैल्यू दिख रहा है इसे हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा ये जगह होता है पॉजिटिव कोरिलेशन का, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो पूरा जगह है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, अब यहाँ पर जो वैल्यू है आर एक्स वाई का ये कहां से कहां तक लाई करेगा, ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है, ये वैल्यू हमारा काम आता है। तो आर एक्स वाई कहां से कहां तक लाई करेगा, मतलब आर एक्स वाई का वैल्यू कहां से शुरू होगा कहां से खत्म होगा इस मेथड में। तो देखो ये +1 में खत्म होता है इधर, और इधर -1 में खत्म होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आर एक्स वाई का वैल्यू 1 या 1 से कम, +1 या +1 से कम, मतलब आर एक्स वाई <=1 होगा। और इधर से देखें तो फिर आर एक्स वाई का वैल्यू -1 या -1 से क्या हो जाएगा, -1 या
1 से कम हो जाएगा। तो अगर मुझे दोनों मतलब -1 या -1 से कम होगा, लेकिन दोनों चीज को मुझे अगर कंबाइन ही लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 लेस देन इक्वल टू RXY, मतलब ऐसा हो जाएगा कि RXY का वैल्यू -1 या उससे हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में ऑपोजिट होता है ना, नेगेटिव वैल्यू में क्या होता है, जैसे 1 और 2 में 2 बड़ा वैल्यू है, लेकिन अगर -1 -2 लिखते हैं तो इसमें बड़ा कौन है बोलो, तो -1 ज्यादा वैल्यू है कि -2 का मतलब ज्यादा वैल्यू, -1 ज्यादा है। -1 ज्यादा है, हाई है ना। तो यहाँ अगर देखोगे तो ये लो से हाई में, यहाँ पर जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर कैसे डिसाइड होगा RXY का वैल्यू, तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटे छोटे वैल्यूज है, फिर हम लोग -1 में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये सब वैल्यू जो है ज्यादा होगा, ठीक है। तो RXY का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसको हम लोग ऑपोजिटली अगर बोले तो RXY ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, या तो वो -1 होगा या -1 से ज्यादा होगा, क्योंकि इधर का सारा वैल्यू -1 से ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव में तो उल्टा होता है ना। तो वही देखो, तो यहाँ पर हमारा ये जो वैल्यू है इस तरीके से लाई करेगा, तो ये सिचुएशन बनेगा। अब ये ड्रॉ भी ना है शायद, देखते हैं, मुझे लग रहा है होना तो चाहिए, हम लोग वहां से भी एक बार देख सकते हैं। अच्छा मिलेगा तो दिखा देंगे, ठीक है, अभी तो नहीं मिला मुझे। है ड्रॉ है, बट कहाँ है अभी तो दिख नहीं रहा है, शायद थोड़ा पीछे हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ लिया, अब इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका फीचर्स पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। इट इज यूनिटलेस वैल्यू, अब यूनिटलेस क्यों है वो फॉर्मूला लिखेंगे तब पता चल जाएगा। इट कैन फाइंड नेचर एंड स्ट्रेंथ एक्यूरेटली, तो इससे हम लोग नेचर भी निकाल सकते हैं, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कॉन्स्टेंट है, और हाई है कि लो है वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। मेन बात ये है कि ये हमें सबसे ज्यादा परफेक्टली आंसर देता है, सही आंसर देता है, और इसको RXY से डिनोट करते हैं, ये बेस्ट मेथड माना जाता है। अब ये यूनिटलेस क्यों है बताते हैं, इसके फॉर्मूला देखने से ही तुम लोग को समझ में आएगा कि ये यूनिटलेस क्यों है। तो RXY का तो अपना एक फॉर्मूला होगा, तो RXY का फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, कॉफ x, y, कॉफ का मतलब है कोवेरियंस, बट इसे ना कॉफ ही लिखा जाता है, तुम लोग कोवेरियंस लिख लो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, तो यहाँ पर लिखेंगे कोवेरियंस, ये कॉफ का मतलब होता है कोवेरियंस, और कोवेरियंस का मतलब क्या है, कोवेरियंस का मतलब है इट इज अ मेजरमेंट ऑफ, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन बिटवीन टू वेरिएबल, डिस्पर्सन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इसके पहले वाले जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन में हम लोग क्या मेजर करते थे, जो है डिस्टेंस मेजर करते थे, ठीक है, कि किसी भी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का उसके सेंट्रल टेंडेंसी से डिस्टेंस कितना है। सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा लिया जा सकता है, मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी हो सकता है जो हमें क्वेश्चन बोलेगा, बट बेस्ट तो होता है मीन से मेजर करो, मीन का मतलब एरिथमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर कोवेरियंस वही लिखा है, देखो वेरियंस का मतलब वही हो गया ना, एसडी और वेरियंस, याद आ रहा है तुम लोग को, वेरियंस आता था फिर उस पे रूट लगाते थे तो एसडी आता था, तो वेरियंस का मतलब क्या है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अंदर डिस्टेंस मेजर करने के काम होता है। अब ये फॉर्मूला देखो, ये जो, इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे, वेरियंस का फॉर्मूला तुम लोग को याद दिलाते हैं, ये प्रीवियस वाले टॉपिक से है। देखो वेरियंस का फॉर्मूला क्या था हम लोग, वेरियंस था कुछ इस तरीके से, अगर एक्स है तो ऐसा एक फॉर्मूला था, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, अगर तुम लोग चाहो तो कॉपी में देख सकते हो। या फिर एक और भी ऐसा था जो मैंने बोला था सबसे ज्यादा यूज करवाया था, बोला था ये याद रखो एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है, या फिर ये भी एक फॉर्मूला था। अच्छा अब देखो, इसको भी हम, मैंने ऐसे बोला था, ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, समेशन एक्स बाय एन का मतलब एक्स बार, ठीक है, ये वेरिएंस था। अब को वेरिएंस का मतलब क्या हो जाएगा, को का मतलब दो वेरिएबल्स आ जाएगा, जैसे ये एक्स है तो यहाँ पर दो वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दो वेरिएबल आ जाए तो हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे कर सकते हैं, अभी हम जो सिखा रहे फॉर्मूले को याद रखने का टेक्निक बता रहे, ये कोई प्रूफ तुम लोग को देगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर फॉर्म में है, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, ठीक है, ये एन ऐसे रह जाएगा, और इधर वाले फॉर्मेट को फिर कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इतने तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वेरिएंस का देखो ये दो फॉर्मूला था, जिसमें से मैंने तुम लोग को ये सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन करवाया और इसी का इंटरप्रिटेशन ये है। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब बताया था, ये भी अगर तुम लोग कॉपी में देखोगे तो देख लेना, जहां पर एसडी स्टार्ट किया वहां पर सबसे पहले यही फॉर्मूला मैंने सिखाया था। ठीक है, ये वाला। तो अब इसमें अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखे तो स्क्वायर वाले आइटम को मैंने 2 बार लिख दिया, एक्स के स्क्वायर को 2 बार एक्स लिख दिया, यहाँ पर ये फुल स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने 2 बार लिख दिया। अब अगर मुझे कोवेरिएंस यूज करना है तो मुझे एक्स के साथ साथ वाई भी यूज करना है। तो अगर हम कॉव एक्स वाई लिखेंगे तो हम एक्स के जगह वाई यूज करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे। इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे समझ सकते हैं? और इसका हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, वाई बार इंटू एक्स। ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए कि अगर दो वेरिएबल साथ साथ हो रहा है तो सेम रहेगा, वेरिएंस वाला ही फॉर्मूला रहेगा, बट दो वेरिएबल के यूज के साथ होगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉफ का हमारा क्या क्या, बेसिकली मैंने तुम लोग को फॉर्मूला ही सिखा दिया कि कॉफ की जगह तुम लोग क्या क्या लिख सकते हो। तो कॉफ का मतलब तुम लोग ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, या फिर ये यूज कर सकते हो। तो देखो, जो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला इसके पहले वाले चैप्टर में सीखा था कोवेरिएंस का, वो देखो यहाँ पर काम आ गया। ठीक है, अब लेकिन मेन हमें हमेशा क्या यूज करना है, पॉपुलर वाला फॉर्मूला हम लिख देते हैं, जिसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका यूज करने का। ठीक है, या फिर कोई भी यूज कर सकते हो, सेम ही है, इसमें तो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, छोड़ो, सेम ही है, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। जैसा जहां दिखेगा हम लोग यूज करेंगे, अभी क्वेश्चन आने तो बता देंगे। तो हमारा कॉफ के फॉर्मूले में देखो, ये जो हमारा आर एक्स वाई का फॉर्मूला है उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, ये कॉब निकालना सीख लिया। अब एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई तो हम लोगों ने प्रीवियसली सीखा हुआ है, बट यहाँ पर हम फिर भी लिखेंगे। और एस डी ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, तो एस डी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। और एस डी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। ये तो देखो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ये सब पे कितने सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये एस डी ऑफ वाई हो गया और ये एस डी ऑफ एक्स हो गया। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब ना समझ में आएगा कि क्या सीखा हम लोगों ने। 17 ये कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमें डेटा दे दिया, हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, जिसमें एन दिया है 10, समेशन एक्स वाई 220, समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन वाई का स्क्वायर, समेशन एक्स और समेशन वाई दिया है। तो जैसे ही ये सब डेटा दे दिया ना, तो इसका मतलब हमें बोला नहीं कि कार्ल पियर्सन मेथड का यूज करके करो, बट जो डेटा गिवन है उससे हमें खुद पता चल रहा है कि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या है। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। और कॉब एक्स वाई का मतलब क्या है, कॉब एक्स वाई का मतलब ये हो जाएगा, देखो जो तुम लोगों ने एस डी सीखा था वही काम आएगा। तो कॉब एक्स वाई का मतलब ये हो जाएगा, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बार इंटू समेशन वाई बार डिवाइडेड बाई ये एस डी ऑफ एक्स का डेटा आ जाएगा और एस डी ऑफ वाई का डेटा आ जाएगा। तो एस डी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ऐसे, और समेशन ऑफ वाई का डेटा इसमें आ जाएगा। तो बेसिकली सीखा हुआ चीज ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो मैंने तुम लोग को बता दिया। ठीक है, तुम लोग उसका लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो फिर जरूर याद हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट याद हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया कॉफ का फॉर्मूला, कॉफ के साथ साथ एस डी ऑफ एक्स वाई, एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई दोनों ही फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डेटा को पुट कर सकते हैं क्वेश्चन देख देख के। तो समेशन ऑफ एक्स वाई हमें बताया 220, तो यहाँ लिख लेते हैं 220। एन भी हमें क्वेश्चन बता रखा है, तो एन कितना है, एन है हम लोग का 10। एक्स बार और वाई बार, तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स बाई एन और समेशन वाई बाई एन। ठीक है, तो समेशन एक्स कितना है 40 और ये है 50, तो ये देखो 40/10 और ये इंटू 50/10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी डेटा लिखेंगे, समेशन एक्स का स्क्वायर हमें दे दिया है 200 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स समेशन एक्स बाई एन मतलब 40/10 का होल स्क्वायर
फिर इंटू यहाँ पर 50/10 का होल स्क्वायर और ये 10 और समेशन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 262। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे RXY। अब बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर लो या जैसे भी करना चाहो करो। तो 220/10 हो जाएगा 22, ये हो गया 4 × 5, ये हो गया 20। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये देखो 4 और यहाँ पर 5, 20 हो गया। अब बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 200/10 20 और 40/10 होता है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 60। अब यहाँ पर पॉइंट पे आ जाएगा 26.2 आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग करके देख सकते हो, एक जीरो है तो एक घर के बाद जो है पॉइंट लग जाना चाहिए। 50/10 मतलब 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब 22/20 कितना हो गया 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1.2। अच्छा, अब 2 और √4 का मतलब 2, तो √1.2, 2 कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय √1.2, ये हमें कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.2 का पहले ऐसे करना है, देखो ऐसे करने से कैलकुलेटर पे होगा। पहले ये मेमोरी में कुछ है कि नहीं देख लेते, पहले 1.2 का लगाना है रूट। ठीक है, कैलकुलेटर पे ऐसे करना होता है। ये आ गया, अब इसको डाल दो मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी कर दिया। अब करना है 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 0.9। ऐसे करके कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है। 0.9128। ठीक है, 0.91287। देखते हैं, 0.91287 इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, अब ये कैसा रिलेशन है, तो देखो ये पॉजिटिव है क्योंकि आंसर मेरा RXY का पॉजिटिव में आया, क्योंकि ये 1 के आसपास आ रहा है। क्योंकि देखो 0.912 मतलब अब थोड़ी देर जाने पे ये 1 तक पहुंच जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था ना, तो ये रिलेशन इधर के तरफ जा रहा है, इधर के तरफ, मतलब 1 के बहुत ही करीब है। ठीक है, तो ये रिलेशन को देखो यहाँ पर कैसे दिया है, गुड अमाउंट का पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब परफेक्ट तभी होगा जब एक 1 आएगा, आंसर सिर्फ 1 आएगा। तो अब लोग परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, बट एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है या गुड पॉजिटिव रिलेशन है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन। यहाँ एक दूसरा फॉर्मूला यूज किया है। अब सभी फॉर्मूले में जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो जरूरत है मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें तो वहां पर आंसर निकालने से मतलब है, हमें थोड़ी ना बोलेंगे इस फॉर्मूले से करो उस फॉर्मूले से करो, क्योंकि हम लोगों ने एसटी सीखा हुआ है। तो एसटी से रिलेटेड वाला ही मैंने फॉर्मूला बताया। अब तुम लोग बोलोगे ये वाला क्या है, नहीं है, तो देखो ये सब का जरूरत नहीं है, हम इतना बोल सकते हैं। इतना सारा चीज है, अगर तुम लोग एक ही चीज पे दिमाग लगाओगे तो कैसे होगा। तुम लोगों को 0.91 आने से मतलब है। ऑल्टरनेटली इन्होंने भी इस तरीके से कर रखा है, SD(x) SD(y). तो मैंने क्योंकि एसटी का जो फॉर्मूला सीखा है उसके साथ रिलेट करके हम ये रिकमेंड करेंगे तुम लोग को यही वाला करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग और एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 17.3 यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है 2 वेरिएबल्स का। हमें निकालना है फाइंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। जैसे ही बोला ना प्रोडक्ट मोमेंट, तो इसका मतलब कार्ल पियर्सन बोल रहा है। कैसे पता चलेगा, कार्ल पियर्सन का पूरा नाम क्या है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब क्वेश्चन ये बोलेगा इसका मतलब मुझे कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यूज करके निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब मेरा वेरिएबल्स 2 है, एक है x, एक है y। तो x का डेटा है 235568, 235568 और y में क्या है 988653, 988653। ठीक है, अब अगर मुझे RXY निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, तो देखो RXY का मतलब होता है, अब लिखते जाओगे तो खुद खुद ब खुद याद हो जाएगा, cos XY स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y। ठीक है, अब cos XY के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए समेशन XY/n माइनस समेशन x/n इंटू समेशन y/n, या फिर तुम लोग चाहो तो x बार y बार भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर रूट ओवर फॉर्म में मुझे चाहिए समेशन x का स्क्वायर बाई n माइनस समेशन x/n का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ समेशन y स्क्वायर बाई n माइनस समेशन y/n का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा। तो देखो हमें एक x इंटू वाई का कॉलम चाहिए, एक x का टोटल, एक y का टोटल चाहिए। तो x का टोटल तो यहाँ से पता कर लेंगे कि x का टोटल कितना है,
y का टोटल यहाँ से पता कर लेंगे कि कितना है। तो ये और ये हमें मिल जाएगा। तो ये देखो जो भी मैंने अभी कॉलम बनाया ना उससे मेरा ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मुझे x का स्क्वायर का टोटल भी चाहिए, y के स्क्वायर का टोटल चाहिए और x और y का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर और क्या निकालना पड़ेगा, एक तो मुझे एक्स वाई निकालना पड़ेगा, एक एक्स का स्क्वायर और एक वाई का स्क्वायर और सभी का टोटल करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो टोटल करते 3 + 2 5 5 5 10 10 + 5 15 15 और 5 होता है 20, क्योंकि 6 है तो 21 21 + 8 हो जाएगा 29। अच्छा ये हो जाएगा 8 8 8 24 और 1 25 25 और 5 30 30 और 9 39 हो जाएगा। ठीक है, अब x y 9 × 2 18 8 × 3 24 5 × 8 40 5 × 6 30 6 × 5 30 8 × 3 20 18 24 40 30 30 मतलब 124 + 124 हो जाएगा। तो 166 आ जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर का मतलब 4 9 25 25 36 60। तो 25 25 50 50 और ये हो जाएगा हम लोग का 9 + 4 हो जाएगा 30 + 36 + 60 160। y स्क्वायर का मतलब 81 64 64 36 25 9 81 + 64 + 64 + 36 + 25 + 9 279 बन गया। अब सारा डेटा पुट करने से ही आंसर आ जाएगा। कितने सारे वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6, तो मेरा n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके पुट करते हैं। अच्छा, समेशन एक्स वाई आ रहा है मेरा 166, समेशन एक्स आ रहा है 29, समेशन वाई आ रहा है 39, समेशन एक्स का स्क्वायर बाई n ये 39 होगा। अच्छा, इधर x का स्क्वायर का टोटल आया है 163 और ये 279, 163 और 279। ठीक है, अब इसका हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 166/6, तो ये हो जाएगा 27.67 ले लेते हैं। 29 × 39 डिवाइडेड बाई 36, तो ये आ जाएगा 31.4166 मतलब 67, और ये माइनस भी कर लेते साथ ही साथ, तो 27.67। तो आंसर आ रहा है नेगेटिव में यहाँ पर -3.7466 है, 466 ऐसे करके चल रहा है। अच्छा, अब ये 163 ये स्क्वायर होगा, तो पहले ये देख लेते हैं 163 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 27.17 माइनस 29/6, जितना भी आया इसका स्क्वायर करना है, इंटू इक्वल टू करने से आ जाएगा। 23.361 है तो 23.36 ऐसे लिख दिए। अच्छा, अब ये माइनस भी कर लेते हैं 27.17, तो ये आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, वो मैंने आगे पीछे लिखा, इसका रूट लग जाएगा, तो 1.95 इंटू, अब इधर वाला 279 डिवाइडेड बाई 6 46.5 माइनस ये स्क्वायर है 39 डिवाइडेड बाई 6 जितना भी आए इंटू इक्वल टू 42.25 माइनस 46.5, ये जितना भी आया पॉजिटिव करके इसका रूट लगाएंगे, तो 2.061। ठीक है, इंटू
1.95, तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ इतना 4.0 ऐसे आ रहा है। 4.00027 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3.7466 डिवाइडेड बाई 4.0208227, तो ये आ रहा है नेगेटिव में 0.9317 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं आंसर क्या है। तो रिलेशन कैसा आया, नेगेटिव रिलेशन आया, और जो है नेगेटिव जो है वो काफी मतलब -1 के बिल्कुल करीब करीब है, ठीक है। तो अब देखते हैं आंसर मेरा कितना आ रहा है। हाँ 0.93, ये देखो 0.9317 मेरा है। तो देखो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, हाई डिग्री क्यों है, क्योंकि कुछ देर बाद जाके तो ये -1 हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बना है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फॉर्मूला तो देखो क्वेश्चन करने से ही याद होगा, ठीक है। लिख लिख के करोगे तो याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ यूनिट फ्री मेजरमेंट। ये वहां भी लिखा हुआ था, मैंने बोला था समझाएंगे तो समझा रहे। यूनिट फ्री मेजरमेंट क्यों है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में है। ये फॉर्मूला कैसे है, डिवाइड फॉर्म में। तो जब हम लोग दोनों डेटा को डिवाइड करेंगे तो यूनिट जो है क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम यूनिट ही तो डिवाइड होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर है 2 किलो, यहाँ पर है 5 किलो, तो किलो किलो कैंसिल आउट। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं ये किलो तो है नहीं, जो भी हो। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरा डिवाइड फॉर्म रेशियो फॉर्म में है तो फिर यूनिट फ्री मेजरमेंट तो मुझे देगा ही देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका वैल्यू कहाँ लाई करेगा, वैल्यू फ्रॉम -1 टू +1 में लाई करता है, इंक्लूसिव इंक्लूसिव +1 एंड -1। मतलब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी एक बार लिखवा दिया फीचर्स में कि RXY का वैल्यू +1 से लेके -1 के अंदर रहता है, और +1 और -1 को इंक्लूड भी करता है। मतलब एक साइड में -1 तक और एक साइड में +1 तक, ठीक है। मतलब बिटवीन +1 एंड -1 नहीं, अप टू +1 एंड -1। तो बिटवीन का मतलब होता है +1 -1 को छोड़ के, जैसे 10 से 20 के बीच का नंबर, तो बोलो इसके बाद आ जाएगा 11 12 13। लेकिन अगर 10 से लेके 20 के अंदर का नंबर, तो 10 और 20 भी उसमें कवर होता है। तो इस लैंग्वेज के लिए बिटवीन, और ये अप टू, ठीक है, या फिर इंक्लूसिव ऑफ बोथ द वैल्यूज। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय ए लीनियर रिलेशन, ठीक है, और इक्वेशन। तो लीनियर रिलेशन या इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट will always be perfect, positive or negative, depends on sign of slope, sign of slope of equation। बता देते हैं ये क्या होता है। तो अगर हम लोग का दो वेरिएबल से एक लीनियर इक्वेशन बनता है, ठीक है। लीनियर लाइन का मतलब देखो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो y = a + bx होता है, ठीक है। तो अगर मेरा एक लीनियर रिलेशन बन रहा है कोर रिलेशन में, तो हम लोग का आंसर होता है रिलेशन का, या तो वो रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव होता है या तो परफेक्ट नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है कि हमारे b का वैल्यू क्या है। b को स्लोप बोला जाता है, ठीक है। बी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ पर बोला है ना कि स्लोप के ऊपर डिपेंड करके होता है, तो बी को स्लोप बोलते हैं। अगर बी ग्रेटर देन 0 है तो परफेक्ट पॉजिटिव होता है रिलेशन,
और अगर b का वैल्यू लेस देन 0 है तो परफेक्ट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, दो वेरिएबल्स अगर एक लीनियर रिलेशन में रिलेटेड है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर बना सकते हैं, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर हमेशा या तो परफेक्ट पॉजिटिव या तो परफेक्ट नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, मतलब +1 या -1 आएगा। अब +1 हो, प्लस में होगा आंसर की माइनस, वो डिपेंड करता है स्लोप पे। स्लोप क्या है, y = a + bx में b। अब b अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन नो इम्पैक्ट। चेंज ऑफ ओरिजिन पे इसका इम्पैक्ट नहीं होता। ओरिजिन का मतलब प्लस या माइनस करना ओरिजिनल डेटा में, और अगर चेंज ऑफ स्केल है मतलब ओरिजिनल डेटा में कुछ इनटू या डिवाइड करना, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी नो इम्पैक्ट। बट इफ change of scale of both variables are different in sign, then are also change। अब ये चीज ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, ये लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा है नो इम्पैक्ट बट इफ चेंज, ये वाला जो पॉइंट लिखा है, ये जब तक हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें 4 ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे हम लोग ये पॉइंट समझ सकते हैं। तो 17.8 में जाएंगे। ये वाला, ठीक है, इससे समझेंगे। 17.8 देखो यहाँ पर क्या बोला है, given that the correlation coefficient between xy is 0.8, तो correlation coefficient between xy is 0.8, ये हमें क्वेश्चन बोल रखा है। तो मैंने rxy लिख लिया। राइट डाउन द correlation coefficient between u and v, तो हमें ru भी निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब x जो है वो ट्रांसफर हुआ है u में, y जो है वो ट्रांसफर हुआ है v में। इसका मतलब ये होता है क्योंकि x y की जगह u v, तो x की जगह u आया और y की जगह v आ गया। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, u v से रिलेटेड दो जो है हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन है 2u + 3x + 4 इक्वल है 0, और इधर वाला है 4b, मतलब और एक है 4b + 16y + 11 = 0, ठीक है। अब हमें कैसे कैलकुलेशन करना है, जब हमें बोला है कि x और y u और v में ट्रांसफर हो गया है, तो हमें जो इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग एक साइड में u रख के बाकी सारा डेटा इधर ट्रांसफर करेंगे, और इधर v रख के बाकी सारा डेटा इधर ट्रांसफर करेंगे, और एक इक्वेशन का फॉर्मेट इधर सिर्फ u रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो प्रोसेस सीख लो कि कैसे करके। तो u = हो जाएगा -3/2x, और यहाँ पर हो जाएगा -4/, ठीक है। यहाँ पर -16y - 11, तो v = हो जाएगा -16y - 11/4। ऐसे होगा, ठीक है। तो u एक साइड रखना है, v एक साइड रखना है। तो मैंने इस तरीके से कर लिया, चाहो तो तुम लोग भी इसमें ऐसे कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल देखना है। तो स्केल चेंज देखना है कि कितना होगा, ठीक, क्योंकि देखो क्या लिखा है, चेंज ऑफ ओरिजिन में कोई इंपैक्ट नहीं होता है, बट जब स्केल चेंज होगा तब इंपैक्ट आएगा। कैसा आएगा वो बोल रहा है, तो हमें स्केल चेंज का इंपैक्ट देखना है। स्केल का मतलब क्या, इनटू या डिवाइड होता है। तो u का मतलब क्या है, जो x को हम लोगों ने u में ट्रांसफर किया है, तो x मेरा ओरिजिनल डेटा था, तो इसमें जब मैंने इसको u में ट्रांसफर किया, जैसे तुम लोगों ने रेंज में देखा होगा मैंने किस तरीके से चेंज करके दिखाया। तो x मेरा एक ओरिजिनल डेटा यहाँ पर था, उससे जब मैंने u बनाया तो मैंने यहाँ पर x में कितना कुछ मल्टीप्लाई किया, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केल चेंज, ठीक है। तो देखो x में क्या लगा है, मल्टीप्लाई क्या हुआ है, -3/2, तो यहाँ पर जो चेंज ऑफ स्केल है इस इक्वेशन में वो कितना है, -3/2, और इसमें कितना है, -16/4, जो y से लगा हुआ है, ठीक है।
तो ये स्केल चेंज है। स्केल चेंज का मतलब जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है x या y के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। ठीक है, तो दोनों का साइन देखो, दोनों का जो साइन है वो सेम साइन है। ठीक है, मतलब जो स्केल चेंज हुआ है इसमें भी नेगेटिव वैल्यू के साथ, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू के साथ, अगर सेम साइन है तो आर यू वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना आर एक्स वाई का वैल्यू था, मतलब 0.8 था 0.8 ही रहेगा। देखो वैल्यू हमारा 0.8 ही रहेगा, बट साइन देखना है, तो अगर सेम साइन है तो वहां भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पर वही लिखा है, if change of scale of both variables are different in sign then r also change। r also change का मतलब वैल्यू में नहीं, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा, हमारा सिर्फ जो है प्लस माइनस चेंज होगा। तो और एक दो करते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें इक्वेशन को u इक्वल टू समथिंग एंड v इक्वल टू समथिंग में अरेंज करना है और चेंज ऑफ स्केल फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है। अगर सेम साइन है तो आर एक्स वाई का जो आंसर है वैल्यू एंड साइन सेम आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2u माइनस 3x प्लस 4 और एक इक्वेशन है 4b प्लस 16y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये देखो पहले भी लिखा था 4b प्लस 16y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो अरेंजमेंट है यहाँ से देख देख के लिख दे रहे क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना। तो -16/4 y प्लस माइनस ऑफ 11/4। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल कितना है, -16/4 यहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 2u लिखना है, इधर इधर बाकी 3x माइनस 4, तो u इक्वल टू 3x माइनस 4/2। अब 2 दोनों जगह पे चला जाएगा तो 3/2x माइनस, या प्लस दे सकते हो, -4/2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल कितना है, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अब दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट साइन है। अगर ऑपोजिट साइन है तो आर यू भी कितना होगा, वैल्यू तो वही रहेगा 0.8, लेकिन अगर साइन ऑपोजिट है तो फिर आंसर में चेंजेस क्या हो जाएगा साइन का। तो आर एक्स वाई में पॉजिटिव 0.8 था, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा नेगेटिव 0.8, बस इतना फर्क। ठीक है, और एक करो, देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, 2u माइनस 3x प्लस 4, मतलब अभी अभी जो किया 2u माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, अभी जो सॉल्व किया। ठीक है, इसमें चेंज ऑफ स्केल आया 3/2, तो डायरेक्टली वही लिख देते हैं, सेम क्वेश्चन है। चेंज ऑफ स्केल कितना आया 3/2। और दूसरा वाला क्या है, 4v माइनस 16y प्लस 11, 4v माइनस 16y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4v इक्वल टू 16y माइनस 11, v इक्वल टू, ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल 16/4 यानी 4, तो सेम साइन। ठीक है, सेम साइन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर यू वी का आंसर हो जाएगा जो आर एक्स वाई का है, एकदम एज इट इज आंसर हो जाएगा। और फोर्थ नंबर में हमें दिया है 2u प्लस 3x प्लस 4, मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला जो था 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें हमारा चेंज ऑफ स्केल कितना आया था हम देख के ही लिख देंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो बार बार क्या कैलकुलेट। तो 1 वाला चेंज ऑफ स्केल आया था -3/2। ठीक है, और एक इक्वेशन ये था 4b माइनस 16y प्लस 11 जो अभी अभी किया, इसमें मेरा चेंज ऑफ स्केल आया है 4। ठीक है, तो ऑपोजिट साइन, तो ऑपोजिट साइन आया है। तो अगर ऑपोजिट साइन आया है तो आर यू वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आर एक्स वाई का वैल्यू है बस साइन चेंज हो जाएगा, -0.8 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ ओरिजिन तो हमें देखना ही नहीं है, चेंज ऑफ स्केल में क्या देखना है, बोल रहा है कि वैसे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा वैल्यू में, बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट इन साइन देन आर आल्सो चेंज। तो आर कैसे चेंज होगा, वैल्यू में नहीं चेंज होगा। ठीक है, वैल्यू हम लोग का वही रहेगा, 0.8 था 0.8 ही रहेगा, बट अगर स्केल चेंज दोनों वेरिएबल्स का अलग अलग है तो माइनस, मतलब मान लो आर यू भी मेरा
प्लस 0.8 था तो बाकी चेंजेस मैंने माइनस 0.8 दिखाया, ठीक है। और अगर मान लो मैं मुझे यहाँ पर यही वाला माइनस दे देता तो चेंज के केस में मुझे प्लस लिखना पड़ता और जो अनचेंज्ड रहता उसमें मुझे माइनस 0.8 लिखना पड़ता, ठीक है। ये चीज करना होता है। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ तक। आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा कंटिन्यू चलेगा। बाय मैम। रखी मैम।